हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। +2 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम आपको यूनिट सेल और स्पेस लैटिस और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट सेल क्या होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में जो पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे अगर कोई मिस्त्री किसी दीवार की कंस्ट्रक्शन करता है तो एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, स्मॉलेस्ट पार्ट को। कौन से स्मॉलेस्ट पार्ट को बार बार रिपीट करता है? वो ब्रिक, ईंट को बार बार रिपीट करता है, ईंट को बार बार रखता है दीवार के ऊपर वो, और उसके बाद पूरी दीवार बन करके तैयार हो जाती है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को यानी ईंट को हम क्या कहेंगे? वहाँ पर यूनिट सेल कहेंगे। तो यानी यूनिट सेल क्या है? देखिए, the smallest part of space lattice which when repeated over and over again in three-dimensional space is called unit cell. यहाँ देखिए, अब उदाहरण से आपको समझाते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रा कीजिए। एक हम इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। अब इनको हम बोलते हैं एजिज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एजिज। और इनको क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। ये क्या है? कॉर्नर्स। और इनको क्या बोलते हैं? इस साइड वाले हिस्से को, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फेस। जैसे कमरे के कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। और कितनी एज होती हैं? एज कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 एज होती हैं। किसी भी जो रूम होता है, किसी भी जो यूनिट सेल की हम बात करते हैं, उसकी 12 एज होती हैं। और कितने फेस होते हैं? अब रूम में देखें कितने फेस होते हैं रूम के? एक छत, एक फेस हो गया, बॉटम दूसरा फेस हो गया, साइड वॉल तीसरा, ये साइड वॉल चौथा, पांचवा और ये छठा। तो किसी भी रूम में, किसी भी यूनिट सेल में 6 फेज होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होती हैं, और सेंटर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये पोर्शन आपने बना लिया होगा। अब आप इसके एज के सेंटर को मिलाएं ऐसे। ठीक है, एज बना लीजिए, एज के सेंटर को आप ज्वाइन करें। अब इनको आप इस तरह से मीट करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से मीट करें, इनको मिलाएं। अब इन एजेस के सेंटर को आप मिलाएं, ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे करें। ठीक है, अब प्रत्येक फेस के सेंटर को ज्वाइन करना आपने। ऊपर वाले फेस का सेंटर है ये और नीचे वाले फेस का सेंटर है ये, इनको ज्वाइन कीजिए। इधर वाले फेस का सेंटर है ये, इधर वाले फेस का सेंटर है ये, इनको ज्वाइन कीजिए। पीछे वाले फेस का सेंटर है ये, फ्रंट वाले फेस का सेंटर है ये, इनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इन पॉइंट्स पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ध्यान से बनाना है, सभी बच्चों ने कॉपी में साथ साथ बना लें, अच्छा रहेगा। ठीक है,
अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या है यहाँ पर? रेगुलर अरेंजमेंट है। 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है। 3 3 3 3 3 3 3 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स 3, यानी अलग 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 लेयर्स के अंदर जो है पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। जब रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की होती है तो ये कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से ये पूरी स्ट्रक्चर बनी है? अब मैं इसको देखो शेडेड पोर्शन करता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पोर्शन मैंने शेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये वो पोर्शन है जो मैंने शेड कर दिया, जिसको मैंने डार्क कर दिया है, ये वो पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट होने के बाद ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी है। देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन देखिए, यानी यही हिस्सा इधर है और यही इसके पीछे है, यही इसकी साइड में है, यही इसके ऊपर है, यही इसके ऊपर है और उसकी बैक साइड में। यानी ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, यही स्मॉलेस्ट पार्ट जो बार बार रिपीट होकर के पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। और इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को जहाँ पर इन पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, इसको क्या कहेंगे? स्पेस लेटिस कहेंगे। स्पेस लेटिस कह लें या फिर क्रिस्टल लेटिस कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। यानी यूनिट सेल तो आपको समझ में आ गया। द स्मॉलेस्ट पार्ट विच वैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म दिस कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट होकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब बात करते हैं स्पेस लैटिस की। मैं बता चुका हूं आपको, फिर दोबारा से देख लीजिए। दी रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles is called space lattice और crystal lattice, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? पूरे को स्पेस लैटिस कह रहे हैं और इस हिस्से को क्या कह रहे हैं? यूनिट सेल कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। प्यारे बच्चों, किसी यूनिट सेल में पार्टिकल की अरेंजमेंट कहाँ पर है, उस बेस पे जो है हम यूनिट सेल को जो है कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in a unit cell. They are of 2 types. कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। पहली है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं, और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल भी इसका नाम दे सकते हैं आप। सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों देंगे ये भी बताएंगे आपको। प्यारे बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती हैं? कहते हैं ये यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे ही मौजूद होते हैं। आप इस तरह से कॉपी पेन लेकर के इसको मेरे साथ बनाएंगे और समझेंगे इसको। ये बनाइए आप। यहाँ आप देखेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
केवल कॉर्नर कॉर्नर पे हैं, तो ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी और सिंपल यूनिट सेल कहलाएगी, सिंपल यूनिट सेल कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस प्रकार का है। जैसे मैंने बताया था आपको, आयनिक सॉलिड भी हो सकता है, मेटालिक सॉलिड भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है और कोवलेंट सॉलिड भी हो सकता है। उस बेस पे पता लगेगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी हो सकता है और बॉडी के सेंटर पे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर टू अपोजिट फेस, यूनिट सेल के दो जो अपोजिट फेस हैं, ठीक है, उनके सेंटर पे भी हो सकता है। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? दीज आर दोज यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर और बॉडी सेंटर और टू अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है ना, इस तरह से हम बात करेंगे। तो अगर इस बेस पे हम इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को जो है तीन तरह से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अगर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी हुए, कॉर्नर पे भी हैं एटम्स और यूनिट सेल के प्रत्येक फेस के सेंटर में भी एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। कौन सी यूनिट सेल है ये? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी एटम है और कॉर्नर पे तो है ही। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दूसरी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यानी यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी मौजूद होंगे। देखिए अब कॉर्नर्स पे तो हैं ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, साथ में इस बॉडी के सेंटर पे भी यहाँ पर मौजूद होंगे। बॉडी का सेंटर कैसे निकालते हैं? दो अपोजिट डायगोनल्स को, कॉर्नर्स को आप मिला दीजिए, जहाँ वो कट करेंगे वो बॉडी का सेंटर होगा। अगर बॉडी के सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और कॉर्नर पे भी पार्टिकल हैं तो ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तीसरी है हमारे पास, तीसरी है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी यूनिट सेल जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ में टू अपोजिट फेस पे भी होंगे, उस यूनिट सेल के दो अपोजिट फेस पे भी होंगे। जैसे इस यूनिट सेल में एटम जो है कॉर्नर पे तो है ही, साथ में दो अपोजिट फेस पे। अपोजिट फेस कौन सा है? एक ये, या फिर ये और ये। ठीक है ना, ये वाला। तो आपने दो अपोजिट फेस लेने हैं, वहाँ पर भी जो है वहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर होंगे तो ऐसी यूनिट सेल को क्या कहेंगे हम? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसको कहेंगे। अब प्यारे बच्चों में कह रहा था सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज either at the face center or at the body center or at the center of two opposite faces. That's why these non-primitive unit cell are also called centered unit cell. Now next topic is parameters of the unit cell. Parameters of the unit cell. ध्यान से देखिए आप, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से यूनिट सेल की जो शेप है वो बदल जाती है, वो हम पैरामीटर आपको बताएंगे। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं?
पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। सबसे पहले आप यूनिट सेल बनाइए, ठीक है। यूनिट सेल बनाते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि किसी यूनिट सेल में इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को एज। ये भी क्या है, एज। ये भी क्या है, एज। ये भी क्या है, एज। कितनी एज होती है यूनिट सेल में, 12 एज होती हैं। अब उनकी कुछ लेंथ भी होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस यूनिट सेल की, इसको हम बोल रहे हैं ए, यानी एज लेंथ। एज लेंथ कितनी है, ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और अबाउट वाई एक्सिस हम मान लेते हैं बी, ठीक है। बी इज दी एज लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो मान लेते हैं सी। सी इज द एज लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब ये तीन हमारे पास पैरामीटर हो गए हैं, 3 एज लेंथ। कौन कौन सी, ए अलोंग एक्स एक्सिस, बी अलोंग वाई एक्सिस, सी अलोंग जेड एक्सिस। अब बात करते हैं इस एज लेंथ और इस एज के और इस एज के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एंगल कितने होंगे, 1 2 3, तो कितने एंगल होंगे, 3 एक्सियल एंगल। अब इस एक्सियल एंगल को क्या बोलेंगे, ए और बी के बीच में जो है इसको बोलेंगे गामा, बी और सी के बीच वाले को बोलेंगे अल्फ़ा, ए और सी वाले को बोलेंगे बीटा। यानी कितने एक्सियल एंगल हुए, 3 एक्सियल एंगल हुए। अल्फ़ा कहाँ है, बी और ए सी के बीच में। बीटा जो है, बीटा कहाँ है, बीटा इज़ द एक्सियल एंगल प्रेजेंट बिटवीन सी एंड ए, एंड गामा इज़ द एक्सियल एंगल प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। तो 3 पैरामीटर ये और 3 ये, टोटल कितने पैरामीटर हुए, देयर आर 6 पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, 6। ये वो पैरामीटर हैं, अगर हम इन पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो यूनिट सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर मैं इस वाई एक्सिस के एंगल को चेंज करता हूँ, आपको पता है इस टाइम इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में और इसके बीच में। अगर ये एंगल चेंज कर दूँ ना तो इस की शेप जो है चेंज हो जाती है। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर दिया तो शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी एक्सियल एंगल और पैरामीटर को चेंज करने से किसी भी यूनिट सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। ओके।